प्रभा की उम्र करीब 60 से 65 साल की हो चुकी थी और प्रभा शरीर से बहुत भारी थी। कहने का मतलब कि वो देखने में बहुत ही मोटी और हष्ट-पुष्ट दिखती थी। चूँकि उनकी उम्र 60 से 65 साल हो चुकी थी, इसलिए उस मोटापे की वजह से प्रभा को कई बीमारियों ने, जैसे शुगर हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, कई सारी बीमारियों ने प्रभा के शरीर में अपना डेरा जमा लिया था। प्रभा के घर में टोटल जो रहने वाले थे वो लोग थे 6 लोग। प्रभा के 2 बेटे, प्रभा के 2 पतोहू यानी कि 2 बहुएं और प्रभा के पति और प्रभा, कुल मिलाकर 6 लोग। प्रभा चारपाई पर लेटे लेटे अपनी बहू से कहती हैं कि बहू मुझे पानी दे दो, लेकिन बहू थी कि सुनने को तैयार नहीं थी। कई बार वो लगातार अपनी बहू को आवाज़ लगाती हैं कि बहू मुझे बहुत तेज़ी से प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दे दो, लेकिन बहू थी कि सुनने को तैयार नहीं थी। फिर प्रभा अपनी चारपाई से उठकर बैठती हैं और जैसे ही चारपाई से उठकर बैठने के बाद वो पानी लेने के लिए आंगन की तरफ प्रस्थान करती हैं और उठकर खड़ी होती हैं। क्योंकि शरीर भारी था और कई सारी बीमारियों से ग्रसित थी, तो अंदर से पूरी तरीके से खोखली और पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं, तपाक से वो धरती पर गिर जाती हैं और जैसे गिरती हैं उनके मुंह से एक चीख निकलती है। बहू आती है, बहू कहती है कि मैं आपकी बातों को सुन रही थी, लेकिन मैं आपको पानी नहीं दूंगी। दोस्तों, आखिर क्या था पूरी कहानी? आखिर क्यों एक बहू अपनी सासू माँ को पानी नहीं देना चाह रही थी, जबकि उस बहू को ये पता था कि मेरी सासू माँ कई बीमारियों से ग्रसित हैं। दोस्तों, आगे की जो कहानी है बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानियों की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाए। दोस्तों, पिछली वीडियो पर जिन लोगों ने हमें अपना प्यार दिया था, जिन लोगों ने कमेंट किया था, हमें सपोर्ट किया था, उनके नाम मैं कहानी के आखिरी में लूँगा, तो कहानी को छोड़कर मत जाइएगा, कहानी को आखिरी तक देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। और आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा यूट्यूब परिवार 10,000 लोगों का हो गया है, तो 10,000 तक पहुंचाने के लिए आपका भी परिवार है, हमारा परिवार है, 10,000 तक पहुंचाने के लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फिलहाल बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। प्रभा जब अपनी बहू से कहती है कि बहू, शायद तुमने अगर मुझे पानी दे दिया होता तो मुझे उठने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उसकी बहू उससे कहती है, जिसका नाम नेहा होता है, नेहा कहती है कि माँ जी, मैं आपको पानी क्यों देती, मुझे पानी देने का कोई तुक नहीं है, आप अपनी बड़ी बहू से पानी क्यों नहीं मांगती हो? आज 30 तारीख है और 30 तारीख के हिसाब से आज से आपको आपकी बड़ी बहू के साथ रहना चाहिए। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों, लखनऊ का एक गांव, उस गांव का एक किसान जिसका नाम भरत था। भरत बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। उसके पास 10-5 बीघे खेती बाड़ी थी। घर पर उसने कुछ मवेशी यानी कि दूध देने वाले पशुओं को पाल रखा था। उन पशुओं के दूध को बेचकर और खेती किसानी में जो 5 बीघे खेत होता है, उस खेती किसानी से जो भी अन्न उपजता था, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के बाद भरत सारे अनाज को बेच देता था। 1-2 बीघों में वो मौसमी फलों की सब्जियां बेचता था। दोस्तों, भरत अपनी माँ बाप के अकेला था। जब भरत की शादी होती है और उसकी पत्नी आती है, तो भरत बहुत लगन और मेहनत के साथ काम करता है। उसकी पत्नी उनसे कई बार कहती है कि ऐसा करो कि तुम बाहर चले जाओ, लेकिन वो कहता है कि घर में कोई है नहीं, मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ, अगर मैं बाहर जाके परदेश कमाने लगूंगा तो तुम्हारी देख रेख कौन करेगा। दोनों पति पत्नी में बहुत बेइंतहा प्यार होता है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। घर में सुख था, शांति थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया
और भरत को एक पुत्र रत्न की प्राप्त होती है, यानी भरत को एक बेटा प्राप्त हो। बेटे का नाम रखता है मुकेश। मुकेश के पैदा होने के बाद धीरे धीरे समय गुजरता गया और सब कुछ अच्छा चलता गया। मुकेश के पैदा होने के 3 साल बाद भरत को दूसरे पुत्र रत्न की प्राप्त होती है, जिसका नाम होता है दिनेश। भरत के दोनों पुत्र मुकेश और दिनेश धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। काफी समय गुजर जाता है। अब समय गुजरते गुजरते दोनों जवान होने लगते हैं और जवानी के दहलीज पर जब वो पहुंचते हैं तो उनके पिता ने उन दोनों बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके दोनों बच्चे वास्तव में पढ़ने में अच्छे भी थे। वो गांव में ही एक दुकान खोल लेता है और गांव में किराने की दुकान चलाने लगता है। अब चूंकि जिस गांव का रहने वाला था भरत, उस गांव के बगल के बड़े बड़े 4-5 गांवों में कोई दुकान नहीं थी, तो उसकी दुकान अच्छी चल निकलती है और घर का जो आय का स्रोत था अब एक और बन चुका था। पूरे घर में खुशी की लहर थी, पूरा घर अच्छी तरीके से चल रहा था। अब चूंकि बड़ा बेटा जो था मुकेश, उसकी उम्र 21-22 साल की हो जाती है और काफी लोग नात रिश्तेदार बगल के लोग आते हैं और कहते हैं कि भैया मुकेश की शादी निपटा दो। तो भरत उन लोगों से कहता है कि देखो अभी मुकेश दिल लगा के मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे और समय गुजरता है, मुकेश और बड़ा होने लगता है, तो गांव वालों का, फैमिली वालों का, पड़ोसियों का और रिश्तेदारों का प्रेशर और पड़ने लगता है। अब मुकेश की शादी भरत कर देता है। मुकेश की दुल्हन आ जाती है। मुकेश की दुल्हन आने के बाद वो घर का सारा काम संभाल लेती है। अब प्रभा को लगने लगता है कि उसके घर में एक महिला और आ चुकी है जो उसके घर के सारे कामकाज में अब अच्छी तरीके से हिस्सा बताएगी। मुकेश की पत्नी का नाम था नेहा। नेहा अब कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सासू माँ प्रभा की सेवा भी करने लगती है। जब सासू माँ की धीरे धीरे सेवा होने लगती है तो सासू माँ बहुत खुश और प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सासू माँ जो थी वो शरीर से शुरू से ही भारी थी। अब धीरे धीरे समय और गुजरने लगता है और भरत अपने दोनों बेटों को ये चाहता है कि कहीं ना कहीं से मैं अपने दोनों बेटों को पढ़ाई लिखाई तो करवा दिया हूं, इन दोनों बेटों को अगर मैं सेट करवा लेता अपने जीते जिंदगी तो मेरा सारा काम बन जाता, मेरा परिवार अच्छी तरीके से आगे निकल जाता। वो अपने दोनों बेटों को सेट कराने के लिए जहां पे उसकी किराने की दुकान थी वहीं पे एक बड़ा सा प्लाट खरीद लेता है और प्लाट में कई मार्केट के टाइप के कमरे बनवा देता है और उन सारे कमरों को किराए पर उठा देता है। भरत के पास एक अच्छी खासी रोड पे, मेन रोड पे प्रॉपर्टी हो चुकी थी और भरत का दूसरा बेटा जो दिनेश था वो भी अब जवान हो चुका था। पूरे समाज की नजरें अब दिनेश के ऊपर थी कि भाई अगर इसकी शादी कर देते हैं, जो भी लड़की इनके घर में आएगी उसको कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि भरत का पूरा परिवार छोटा है, सभ्य है, मेहनती है और हर परिस्थिति में अपना जीवन काटने के लिए तैयार बैठा है। एक लड़की जिसका नाम होता है रीमा, जो कि भरत के घर से करीब 10 किलोमीटर एक गांव था, वहां की रहने वाली होती है। रीमा शादी कर कर दिनेश के साथ दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बन जाती है और आ जाती है। घर में कुल 3 महिलाएं और 3 पुरुष हो जाते हैं। जब दिनेश की शादी होती है, दिनेश की वाइफ आती है, यानी कि भरत की दूसरी बहू, छोटी बहू, तब कुछ दिन बाद सब कुछ बड़ा अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े सब कुछ स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब भरत ये कारण पूछना चाहता था कि आखिर कारण क्या है, जब वो अपनी बड़ी बहू नेहा से पूछता तो नेहा कहती कि छोटी बहू रीमा की गलती है, और जब रीमा से पूछता तो वो कहती कि नेहा की गलती है। इस कलेश से पूरा घर जहां परेशान था, उसके दोनों बेटे मुकेश और दिनेश अपना दिन का कार्य नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनकी पत्नियां बीच बीच में उन्हें फोन कर देती थी। भरत को जब एक दिन लगता है कि अब मामला ऐसे चलने वाला नहीं है, बहुत हो गया और घर में कलेश का कारण सिर्फ है कि मुकेश की पत्नी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि मैं बड़ी हूं, और दूसरी बहू कहती कि आप बड़ी हो, आपको इस घर का सब कुछ सही से आइडिया है, तो आप खाना बनाओ। अब एक दिन भरत अपने दोनों बेटों दिनेश और मुकेश को साथ बैठाता है और बुलाता है दोनों बहुओं को। दोनों बहुएं भी आ जाती हैं। सबसे पूछता है
कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग जो ये घर में कलेश कर रहे हो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो वो लोग बताते हैं कि सिर्फ खाना बनाने को लेकर झगड़ा है। अभी बात चल ही रही थी तब तक मुकेश की पत्नी नेहा ने, जो कि बड़ी बहू थी, अपने ससुर भरत से कहा कि पिताजी हम अब ऐसे नहीं रह पाएंगे, हमें अलग अलग कर दीजिए। फिर अपनी बड़ी बहू को समझाया कि देखो बहू, हम आए अकेले हैं और जाएंगे भी अकेले, लेकिन एक परिवार होता है, एक बंधन होता है, एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। फिलहाल अगर आप दोनों की आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रही, आप दोनों को चीजें अच्छी नहीं लग रही है, तो कोई बात नहीं, हम जो है फैसला कर देते हैं, अलगा बांटी कर देते हैं। अब भरत अगले दिन गांव के कुछ चुनिंदा लोगों को, अपने 2-3 रिश्तेदारों को, जानने वालों को बुलाता है। बुलाने के बाद सारे लोग बैठते हैं, सारे लोग आपस में बात करते हैं। लोग जब बात करते हैं तो भरत कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी मेरे पास है मैं आधी आधी दोनों में बांट दे रहा हूँ। और उसके बाद जो मैंने अभी रोड पे जमीन ली है, जिसपे मैंने मार्केट बना के तैयार कर दी है, उन मार्केटों से जो अच्छा खासा किराया मेरे पास आता है, किराया जो भी मेरे पास आएगा मैं दोनों बेटों को हर महीने आधा आधा दे दिया करूंगा। बात तय हो जाती है। भरत की पत्नी जब पूरी सारी लोगों की बातें सुन लेती है तो एक बहुत मुद्दे की बात बोलती है। वो कहती है अपने पति भरत से कि आपने तो सब कुछ आधा आधा बांट दिया, लेकिन अब हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, अब हम लोग की स्थिति दिन पे दिन कमजोर ही होने वाली है, हम लोगों की खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा। तो वहां पे जो भी गांव के लोग, मानिंद लोग बैठे थे, वो लोग एक सलाह देते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप अपने लिए भी प्रॉपर्टी रख लो कुछ, कोई लोग कहते हैं कि 1/3 कर लो, लेकिन सर्वसम्मति से वहां जितने लोग बैठते हैं वो एक फैसला पास करते हैं कि 1 महीने माँ बाप को मुकेश खिलाएगा, यानी कि बड़ा बेटा खिलाएगा, 1 महीने माँ बाप को दूसरा बेटा यानी कि दिनेश खिलाएगा। बात तय हो जाती है। तय ये होता है कि हर महीने की 1 तारीख से 30 तारीख तक मुकेश खिलाएगा अपनी माँ बाप को, 1 तारीख से 30 तारीख तक दिनेश खिलाएगा। मुकेश और दिनेश और उनकी दोनों पत्नियां दोनों हामी में सिर हिलाती हैं, दोनों स्वीकृति देती हैं कि हाँ मैं खिला। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, कई महीने गुजर जाते हैं। दोनों बुजुर्गों के यानी भरत और उसकी पत्नी प्रभा का जीवन ठीक ठाक से चल रहा था। 1 तारीख से 30 तारीख तक वो मुकेश के साथ रहते 1 महीने में, और अगले महीने 1 तारीख से 30 तारीख तक अपने बेटे दिनेश के साथ रहते। लेकिन दोनों बहुओं की तकरार अभी थमी नहीं थी। 30 तारीख को जैसे ही समय ओवर होता, 1 तारीख को अगर वही माँ बाप, वही सासू माँ और ससुर जी किसी भी बहू से पानी मांगते तो सीधा ये कह देती कि मेरा आज का समय जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, आज आप अगले में चली गई हो, आज आप अगले में ट्रांसफर हो गई हो, मैं आपको कदापि पानी नहीं दूंगी। और कहानी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सेम उस दिन भी 30 तारीख थी और आज प्रभा का समय खत्म हो रहा था। उसे आज अपनी दूसरी बहू के साथ जाना था, लेकिन जब वो पानी लेने के लिए अपने बहू को कई बार बुलाती है और उसकी बहू नहीं आती है, तब वो खुद उठती है पानी लेने के लिए और वो जमीन पर गिर पड़ती है और उसकी बहू आती है, उसको उठाती है। जैसे ही बहू उठाती है वैसे ही साइकिल लेकर उसमें सब्जी रखे हुए भरत आ जाता है। जब अपनी बुजुर्ग पत्नी की हालत देखता है तो बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि ये तो कोई बात नहीं हुई, आदमी इंसानियत में कुछ भी हो पानी तो दे ही सकता है, तुमने बहुत गलत किया। उसका पति आता है यानी भरत का बेटा आता है, तो वो सीधा ही अपने बेटे को बताता है कि देखो बेटा, ये चीजें गलत हैं, आज तुम्हारी माँ पानी मांग रही थी लेकिन तुम्हारी बहू ने पानी नहीं दिया। पत्नी से जब इस बारे में पूछताछ करता है तो उसकी पत्नी कहती है कि बहुत हो गया नाटक, अब मैं बना के खिला नहीं सकती हूँ और ये महीने महीने का सिस्टम खत्म। भरत का बेटा खुद ही अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी अब हम आपको बना खिला नहीं सकते हैं, हम अपनी पत्नी को ये बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो बनाए खिलाए। जो भी पैसा आपके महीने का खुराकी का होगा वो आप ले लीजिए, या तो मैं आपको वृद्धाश्रम में शिफ्ट करा देता हूँ। भरत जब अपने उसी बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनता है, जिस बेटे के लिए उसने न कभी रात देखा न कभी दिन देखा, जहां पे भी जरूरत पड़ी पढ़ाई लिखाई सभी विवाह धंधे में पैसा लगाना, उनके लिए दुकानें खोलना, वो सारी चीजें करने के लिए भरत ने कभी सोचा नहीं
लेकिन उसका ये रिजल्ट हुआ। पत्नी प्रभा जब ये सब सुनती है तो अपने बुजुर्ग पति को यानी भरत को अपने पास बुलाती है और चारपाई पे बैठाती है। कहती है कि देखो, अभी तो मैं भारी शरीर की आदमी हूं, कल को मैं ना रहूं तो ये लोग आपको खाने के लिए नहीं देंगे। अभी मेरे जीते जी आप कोई ना कोई निर्णय निकाल लो। अब भरत के पास बहुत ही उहापोह की स्थिति थी। अब भरत बहुत ही परेशान था, सोच नहीं पा रहा था कि वो आखिर अब करे क्या, क्योंकि उसका पाला उसके खुद के दोनों बेटे से पड़ गया है। कोई गैर नहीं है जिससे वो जाके झगड़ा लड़ाई कर ले और मामला रफा दफा कर ले। भरत काफी देर बैठकर सोचता है। दोनों पति पत्नी प्रभा और भरत एक दूसरे से गले लिपट कर रोते हैं और कुछ देर बाद ही भरत खड़ा होता है और अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाता है और कहता है कि जो मैंने रोड पर मार्केट बनवाई है, जिसका किराया मैं दोनों लोगों को देता हूं, वो किराया अब इस महीने से मैं अपने पास रखूंगा। जिस जमीन जिस मकान में तुम रह रहे हो, इसमें तुम्हारा कुछ भी बनाया नहीं हुआ है, ना ही तुमने अपने जेब से एक पैसे लगाए हैं। इस मकान को मेरे जीते जी कल के डेट में जैसे भी हो खाली कर लो, अपना किराए का मकान देख लो। मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता हूं और कल के डेट में तुम लोगों को ये घर खाली करना है। पुलिस के पास जाऊंगा और कंप्लेन करूंगा, पुलिस आके घर खाली करवाएगी। इसलिए इज्जत इसी में है, समाज हंसे ना, घर आराम से कल की डेट में खाली कर देना। तो कोई ये कहता है कि हाँ, जो दुकानें मैंने तुम्हें खरीद के धंधा करवाया है, बिजनेस करवाया है, उन दुकानों की चाबियां मुझे पकड़वा दो, उसके भी जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि दोनों दुकानें मेन मार्केट की थी, बहुत अच्छी चलती थी, जिससे दोनों के पास पैसा आता था और दोनों की बुद्धि बिल्कुल तरीके से भ्रमित हो गई थी। अब भरत अपने दोनों बेटों से दुकानों की चाबियां ले लेता है और कहता है कि मैं जब तक जिंदा हूं, मैं अब अपनी किसी भी प्रॉपर्टी में तुम लोगों को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं अपनी वसीयत मरने के पहले किसी दूसरे के नाम कर दूंगा। जब दोनों बहुएं ऐसा सुनती हैं तो दोनों बहुएं अपने पति को समझाती हैं कि देखो, ऐसा है, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब बुजुर्ग होने के बाद हो सकता है ऐसा कर दें, फिर हमें कोर्ट न्यायालय थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे, उसके बाद हमें ये प्रॉपर्टी मिलेगी। अब दोनों बेटे समाज वालों को बुलाते हैं। समाज वाले जब पूरा घटनाक्रम सुनते हैं तो वो दोष उन दोनों बेटों का निकालते हैं। दोस्तों, सही ही कहा गया है कि एक माँ और बाप अपने दो संतानों को, अपने दो बेटों को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा सकता है, लेकिन दो बेटे मिलकर अपने बुजुर्ग माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। तो हो सकता है शायद आप में से किसी को ये चीजें सुनने में, देखने में बुरी लग रही हो, लेकिन जीवन की हकीकत और आज के समाज की हकीकत यही है। कल आपके हिसाब से पूरी कहानी में दोषी कौन था और क्या होना चाहिए था? तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन लोगों ने पिछली वीडियो पर अपना प्यार दिया था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने दूर दूर से, बहुत बहुत जगह से कमेंट किया था, कई जगह से, विदेशों से भी कमेंट आया था हमें। आप लोग अपना जो प्यार और आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, उम्मीद है अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा ऐसे बना के रखेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे नाम थे, कई बार मेल आईडी में उसमें कुछ नाम अलग दिखा रहा है तो मैं नाम ना ले पाऊं। फिलहाल जिन भाइयों का नाम ना आए वो बुरा ना माने, मैं अगली कहानी में उनका नाम जरूर लूंगा। सुनने के बाद आप भी ये वीडियो कहां से देख रहे थे, किस जिले से, किस प्रदेश से देख रहे थे और आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें डाल दीजिएगा। आगे आने वाली कहानी में आपका नाम जरूर लेंगे। बिना देरी किए हम उन लोगों के नाम लेते हैं जिन लोगों ने पिछली वीडियो में हमें अपना प्यार दिया था। उसमें पहला नाम है कुसुम लता का, जो कि उत्तराखंड से हैं। मीना यादव है वाराणसी से। श्रीपाल जी हैं दीक्षित मोहल्ला से, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। पंडित रमेश तिवारी हैं, गांव परेना, जिला गुना, तहसील मधुसूदनगढ़, मध्य प्रदेश। इंद्रेश कुमार राठौर हैं, निवासी मोहल्ला हिमायूपुर, हंस वाहिनी स्कूल के पीछे, फिरोजाबाद से हमारी वीडियो देख रहे थे। अगला नाम है पुष्पा भूषण, जो कि पटना बिहार से हैं। अगला नाम है संध्या शाहपुरकर, पुणे महाराष्ट्र से। अगला नाम है, समाजवादी पार्टी के शायद नेता हैं ये, बजरंग सिंह चौहान, जलालाबाद कन्नौज उत्तर प्रदेश से। अगला नाम है प्रभास शर्मा, जो कि पंचकुला हरियाणा से हैं। अगला नाम है भानु सिंह, खलीलाबाद आजमगढ़ से। डॉक्टर शकुंतला कुमारी बिहार से। कमला प्रसाद उत्तर प्रदेश सोनभद्र से हमारी वीडियो देख रहे थे। राज किशोर हैं मैनपुरी यूपी से। श्रीनिवास मीना है यूपी से। प्रदीप कुमार दिल्ली से हमारी वीडियो देख रहे थे। बिमल कुमार बघेल आगरा से। अभी गर्ग हैं वृंदावन से।
डॉक्टर विद्यासागर पासवान खगड़िया जिला बिहार से हैं और देवेंद्र सिंह लखनऊ से हैं। दोस्तों, आप लोगों का प्यारा कमेंट हमें प्राप्त हुआ। उम्मीद है अगली वीडियो में भी आप हमें अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखेंगे। फिलहाल कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। दोस्तों, जाते जाते बस इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से, आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से हमें हमारा मेहनताना वसूल हो जाता है। मिलता हूँ फिर एक दिल छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।